दोस्तों स्वागत है आपका फाइन नॉलेज हिंदी चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया। तिब्बत का इतिहास बिना चाइना की बात करे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना ने हर साम्राज्य में कभी न कभी तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आप इस विवाद को शुरू से लेकर आखिरी तक आसान भाषा में समझ पाएं। तो दोस्तों तिब्बत लगभग 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये चीन के क्षेत्र से लगभग 1/4 है, मतलब चीन के क्षेत्रफल का 25%। तिब्बत पृथ्वी का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जिसकी एवरेज ऊंचाई 4900 मीटर है। तिब्बत में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा माउंटेन है, जो समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री जरूर है, बट उसको कंट्रोल चाइना करता है, और अब पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि तिब्बत चाइना की पीपल रिपब्लिक आर्मी द्वारा चलाया जाता है। दोस्तों पुराने समय में तिब्बत एक बहुत ही मजबूत देश था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तिब्बत भारत से सटे हुए उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसपे अंग्रेजों द्वारा कब्जा कभी भी नहीं किया जा सका। इसके बावजूद तिब्बत की हालत कैसे हुई, आइए जानते हैं। तिब्बत का इतिहास शुरू होता है सन 600 में, जब तिब्बत के साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तिब्बत के पहले साम्राज्य को इंपीरियल एज के नाम से जाना जाता है, जिसके राजा थे नमरी सोंगस्टन। ये तिब्बत के पहले राजा थे। इनके राज में लासा को तिब्बत की राजधानी बनाया गया था। इंपीरियल एज खत्म हुई थी 842 में, जब राजा लंगडर्मा को कैद कर लिया गया था। राजा लंगडर्मा किन हालातों में और कहां गायब हो गए थे, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। दोस्तों हमारी कहानी में साल 821 में चाइना की एंट्री होती है। चाइना और तिब्बत में हमेशा ही बॉर्डर डिस्प्यूट रहा था, और चाइना हमेशा से तिब्बत को कैप्चर करना चाहता था। राजा लंगडर्मा के गायब होने से 200 साल पहले चाइना और तिब्बत के बीच चाइना तिब्बत पीस ट्रीटी भी साइन हुई थी, जिसमें दोनों कंट्रीज अपने बॉर्डर में रहेंगे और बॉर्डर डिस्प्यूट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये प्रस्ताव चाइना की तरफ से आया था। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतनी शक्तिशाली कंट्री पीस ट्रीटी का प्रस्ताव क्यों रख रही है। तो दोस्तों चाइना आज मजबूत है, पर पहले तिब्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उनके राजाओं ने तिब्बत को शिखर पे पहुंचाने में बहुत मदद करी थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सन 1240 की। ये वही समय था जब चंगेज खान और उसके वंशज पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहे थे। चंगेज खान की नजर तिब्बत पर भी पड़ी, और साल 1240 में चंगेज खान ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और ये कब्जा 1244 तक रहा। तिब्बत के साथ साथ चाइना के कुछ हिस्सों में मंगोलों का भी राज था। तिब्बत से कभी भी उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं छीनी गई। इसका बहुत बड़ा कारण चंगेज खान का पोता गोदान खान था। गोदान खान की मुलाकात लामा साकिया पंडित से हुई थी, और वो लामा साकिया पंडित से मिलकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसके बाद से ही तिब्बत को रिलीजियस अथॉरिटी मिली, और उसकी इस रिलीजियस अथॉरिटी पे कभी भी कोई संकट नहीं आया। जहाँ एक तरफ ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ चाइना में युआन साम्राज्य की शुरुआत कुबलई खान द्वारा की गई। कुबलई खान भी एक मंगोल था, जो चंगेज खान की तरह क्रूर था, लेकिन कुबलई खान भी लामा साकिया पंडित को अपना गुरु मानता था, जिसकी वजह से कुबलई खान ने तिब्बत को संरक्षण देना शुरू कर दिया। दोस्तों साल 1350 में मंगोल साम्राज्य के वंशजों को चाइना से हटना पड़ा, और चाइना में मिंग साम्राज्य की शुरुआत हुई। मिंग साम्राज्य और तिब्बत के बीच वाद विवाद चलता रहा। दोस्तों उसके बाद साल 1578 में तिब्बत को अपने तीसरे दलाई लामा सोनम ग्यात्सो के रूप में मिले, जो तिब्बत में एक स्कूल चलाते थे। उन्हें यह खिताब दिया गया था एल्टन खान ने। एल्टन खान को कुबलई खान का पुनर्जन्म बताया गया। उसके बाद दोस्तों साल 1645 में तिब्बत अब तक चीनी साम्राज्य के संरक्षण में या उनके साथ विवादों में रहा, लेकिन 5वें दलाई लामा ने तिब्बत को हर तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने चाइना के साथ कई एग्रीमेंट्स किए, जिसके बाद तिब्बत कई दशकों तक आजाद रहा। दोस्तों उसके बाद आता है साल 1717। साल 1717 में तिब्बत की आजादी फिर छिन गई। इस बार मंगोलों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इस बार तिब्बत को आजाद कराने के लिए मदद करी चाइना ने। चाइना में मौजूद क्युंग साम्राज्य ने आजाद कराने में तिब्बत की मदद तो करी, पर इसके बाद चाइना ने इस पे कब्जा भी कर लिया। ये कब्जा सिर्फ तिब्बत पर ही नहीं, वियतनाम, मंगोलिया, कोरिया और नेपाल पर भी कर लिया। क्विंग साम्राज्य भारत के भी कई हिस्सों तक फैला हुआ था। उसके बाद दोस्तों आता है साल 1920। साल 1920 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। साल 1903 से लेकर 1904 तक ब्रिटिश शासन द्वारा भी एक साल उन पर कब्जा किया गया था। स्वतंत्रता घोषित करने के बाद शिमला समझौता हुआ, जिसमें चीनी ब्रिटिश भी शामिल थे। इस समझौते में ये बताया गया था कि भारत की सीमा क्या होगी, पर यह समझौता चीनियों ने नहीं माना और वेस्टर्न तिब्बत को ब्रिटिशर्स को दे दिया। दोस्तों इसके बाद साल आता है 1935। तिब्बत के एक छोटे से गाँव में एक किसान परिवार में तिब्बत के 14वें दलाई लामा उस
साल पैदा हुए थे। दोस्तों साल 1950 में 15 वर्ष के दलाई लामा आधिकारिक तौर पर राज्य के प्रमुख बने और 1950 ये वो समय था जिसमें भारत, चाइना, तिब्बत लगभग हर देश को इसके आसपास ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी। तिब्बत आजादी का जश्न मना पाता इससे पहले चाइना के 40,000 सैनिकों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और 14वें दलाई लामा को कुछ अधिकार दे दिए गए, पर ये बहुत दिन तक नहीं चला। उसके बाद साल 1951 में तिब्बती नेताओं को चीन द्वारा निर्देशित एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये संधि, जिसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है, ये एग्रीमेंट तिब्बतियन ऑटोनॉमी की गारंटी और बुद्ध धर्म का सम्मान करने का दावा करती है, लेकिन उसके साथ ये एग्रीमेंट लासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है, उसमें चाइनीज सिविल एंड मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की स्थापना की भी अनुमति देता है। चीनी सरकार 17 पॉइंट एग्रीमेंट को एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मानती है, जिसका दोनों सरकारों और तिब्बती लोगों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वागत किया गया था। हालांकि 14वें दलाई लामा सहित तिब्बती लोग इसे अमान्य मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये दबाव में हस्ताक्षर करवाए गए थे। 1950 के बाद से ही चीनी शासन के खिलाफ धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जो आगे चल के एक बड़ा रूप ले लेता है। दोस्तों उसके बाद 1959 में लासा में बड़े पैमाने पर विद्रोह छिड़ जाता है और इस विद्रोह को दबाने के लिए चाइनीज सरकार हजारों लोगों की जान ले लेती है, जिसके बाद 14वें दलाई लामा, उनके मिनिस्टर्स और 80,000 तिब्बतियन भारत में शरण लेते हैं। उसके बाद से ही ये दिन तिब्बत द्वारा तिब्बतियन अपराइजिंग डे के नाम से दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को चीनी कब्जे और तिब्बतियन लोगों पर मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चाइना के विद्रोह में मनाया जाता है, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट इसको सर्व्स इमेंसिपेशन डे मानती है, जिसका मतलब ये होता है कि चाइना के पास तिब्बत को रूल करने की मॉरल अथॉरिटी है और इसके साथ ऐसा भी मानती है कि चाइनीज इन्वेजन से पहले तिब्बत हेल ऑन अर्थ था। दोस्तों साल 1987 में 14वें दलाई लामा तिब्बत को जोन ऑफ पीस के रूप में स्थापित कराने का आह्वान करते हैं और चीन के भीतर तिब्बत को सेल्फ रूल स्टेट का स्टेटस दिलाने के लिए चीन के साथ बातचीत करना जारी रखते हैं। तो दोस्तों तिब्बत का ये स्ट्रगल आज भी जारी है। 40,000 चीनी सोल्जर्स ने लगभग 1.2 मिलियन तिब्बतियंस का रेप, मर्डर और टॉर्चर किया, जो लगभग 1/5 ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन होती है। तिब्बत में हर दिन तिब्बती लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता है। इसी बीच अपने मातृभूमि से बाहर रहने वाले हजारों तिब्बती एक ऐसे दिन का सपना देख रहे हैं जब वे तिब्बत को एक आजाद देश पाएंगे और अपने घर वापस जा पाएंगे। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो सके।